Good morning, class. Welcome to सिराज स्टडी पॉइंट एंड दिस इज़ अ करंट अफेयर क्लासेस. मेरा नाम तनु सिंह है एंड मैं सिराज स्टडी पॉइंट पर आपसे करंट की क्लास लिया करूँगी. आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आएँ और आगे आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें. अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आपके जो भी व्यूज़ हों उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये आपके वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी. और ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और काफ़ी एनालाइजेशन के बाद तैयार किए गए हैं. शुरू के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा एलेबरेट किए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ब्यौरे के साथ दिए जाएंगे, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड होंगे. और बाद के क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम्स ऐसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, यूपी टेट इन सबको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टोंगा की मुद्रा क्या है? टोंगा की मुद्रा टोंगा पेंगा है. टोंगा पेंगा हमारी टोंगा की मुद्रा है. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं टोंगा एक कंट्री है जो हमारे पैसिफिक ओशन में लाई करती है. ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हम टोंगा एक नए देश की बात कर रहे हैं. शायद ही कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो. तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश में अभी एक अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है जिसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखा गया है. लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से मेरा मतलब ये है कि लंबा इफ़ेक्ट नहीं, कि मतलब इसके दूर के कई कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट देखा गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान, कनाडा, ऊपर अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसके काफ़ी गंभीर प्रभाव देखे गए हैं. तो इसीलिए ये एक चर्चा में न्यूज़ रही कि इतने किलोमीटर दूर ऐसा प्रभाव कैसे हो गया, सुनामी जैसी कंडीशन देखने को मिली. तो ये एक विवाद का विषय रहा और एक गंभीर विषय है कि हमारा ऐसा ज्वालामुखी इरप्शन हुआ जो काफ़ी सालों बाद एक अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसका इफ़ेक्ट इतने दूर दूर देश के कंट्रियों तक रहा. तो ये एक न्यूज़ का विषय है. ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर. हाल ही में किस देश की संसद ने अपनी राजधानी के स्थानांतरण को मंजूरी देते हुए एक कानून पारित किया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया ने. इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हुए स्थानांतरण के बाद एक राजधानी परिवर्तित किया और उसको संसद में कानून पारित किया है. इंडोनेशिया की, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि ओल्ड जो राजधानी थी वो जकार्ता थी. ठीक है, जकार्ता जो एक आइलैंड कंट्री है. अब इसको बदलने की बात क्यों की गई, मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे ये उठता है. तो इसके बदलने की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड आइलैंड बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंक्रीट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो हमारा बारिश का पानी होता है उसे, जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है वो सोख नहीं पाती और जो बारिश का पानी होता है वो ऊपर ही रह जाता है, जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्याओं का यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामना करना पड़ता है. चूँकि ये एक आइलैंड कंट्री भी है, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, चूँकि ये एक आइलैंड कंट्री भी है तो समुद्र में जो भी तूफ़ान आते हैं, समुद्री तूफ़ान, सुनामी, भूकंप, इस सब का भी प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब बिल्कुल भी ऐसा स्पेस नहीं रह गया है कि यहाँ पे नया इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके या फिर नए लोगों को बसाया जा सके. तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने एक नई राजधानी कह सकते हैं घोषित किया है, जिसे ब्रुनेई में बनाया गया है, जिसका नाम है नूंसतारा. क्या नाम है इसका? नूंसतारा, इसका नाम है नूंसतारा. ठीक है, तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है, अपने संसद में कानून पारित किया है, उसको लेके नूंसतारा बनाई गई है और जकार्ता को हटाया गया है. ठीक यही कंडीशन हम इंडिया में बॉम्बे जैसी सिटी में देखते हैं कि बॉम्बे जैसी सिटी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इतना ज़्यादा उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है कि जब भी बारिश का पानी होता है जून जुलाई के महीनों में, आपने ज़्यादातर वहाँ पे बाढ़ की घटनाएं बहुत बड़े लेवल पे सुनी होंगी कि ट्रेनें बंद हो जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, गाड़ियाँ डूब जाती हैं. तो ये सारी घटनाएं काफ़ी हाई मात्रा में हमें सुनने को मिलती हैं. ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे.
हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने 5G इंटरनेट परियोजना के कारण अमेरिकी उड़ानों में कटौती या संशोधन किया है? तो ये एयर इंडिया ने किया है। एयर इंडिया ने 5G इंटरनेट परियोजना के कारण अमेरिका के कई उड़ानों में कटौती किया। अब इसके पीछे कई बड़ी वजह है कि 5G को लेके काफ़ी सारी चीज़ें विवाद में रही हैं कि 5G की वजह से कोरोना हो रहा है, 5G की वजह से पक्षियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कई सारे विवाद के विषय सामने आए हैं। हमें उस पे नहीं जाना है क्योंकि ये एक डिबेट का विषय है, इसको लेके हम अभी कंक्लूज़न पे नहीं आ सकते। बट अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि 5G के कारण जो एयर इंडिया ने कई अमेरिका में उड़ानों को रद्द किया है उसकी वजह क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे जो जहाज़ होते हैं, जो हमारी ये एरोप्लेन्स होती हैं, वो जब उड़ती हैं तो वो लैंड करने पे, ज़मीन पे लैंड करने से पहले अल्टीमीटर का यूज़ करती हैं। अल्टीमीटर अब यहाँ पे क्या है, अल्टीमीटर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले। अल्टीमीटर क्या है, अल्टीमीटर एक समझ लीजिए आप ऑपरेटस है या फिर एक प्रक्रिया है, ऑपरेटस नहीं कह सकते, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो जहाज़ होती है वो अर्थ से हमारी कितनी डिस्टेंस है, अर्थ से एरोप्लेन की कितनी डिस्टेंस है इसका पता लगाती है और लैंड करती है। यानी कि वो एक फ्रिक्वेंसी का एक बैंड रेंज भेजती है, एक साउंड रेंज भेजती है, आप समझ सकते हैं, कि जिससे वो रेंज जो है जाकर ज़मीन पर अर्थ सरफेस पर टकराती है और वापस जाती है, जिससे अर्थ सरफेस से एरोप्लेन की डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक यही टेक्नोलॉजी हम सोनार के केस में भी यूज़ करते हैं और रडार के केस में भी। रडार के केस में हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की दूरी रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम पता करते हैं, या फिर हम सोनार के माध्यम से पनडुब्बी जहाज़ से कितनी दूर है इसके भी पता करते हैं। तो जो हमारी इसकी रेंज होती है, जो हमारी अल्टीमीटर की रेंज है, वो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ से 4.4 गीगाहर्ट्ज़, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो होती है। तो चूँकि यहाँ पे जो 5G स्पेक्ट्रम की रेंज मानी जा रही है, जो 5G ट्रायल्स जो हो रहे हैं उसकी बैंड रेंज क्या है, 3.7 हर्ट्ज़ से 3.8 गीगाहर्ट्ज़। ये देखिए, ये वैल्यू दी है हमारी 3.7 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है। पर जो हमारी अमेरिकन बोइंग कंपनी है, उसने क्या किया है, ये 5G के ट्रायल की जो बैंड रेंज है उसको बढ़ाकर 3.98 कर दिया है, जिसकी वजह से एयर इंडिया का कहना है कि ये जो 3.98 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज है वो कभी भी 4.2 की रेंज को ओवरलैप कर सकती है, जिससे एरोप्लेन के उड़ने में दिक्कत आ सकती है। या फिर चूँकि 5G के जो बैंड रेंज है और अगर एरोप्लेन की जो अल्टीमीटर की बैंड रेंज है, अगर दोनों ओवरलैप कर गई तो एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत आएगी और काफ़ी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एयर इंडिया ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि जो हमारी एयरलाइंस हैं, जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं, उसके 2 मील की दूरी तक 5G के ट्रायल्स रोक दिए जाएँ या फिर 5G इंटरनेट की सुविधा ना दी जाए। तो ये अभी एक विवाद का विषय है जिसको लेके बातें हो रही हैं। आगे क्या कंक्लूज़न निकलता है ये तो देखने पे पता चलेगा। बट इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारा मॉरिशस है। मॉरिशस के साथ HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर दैट इज़ ALH को लेकर अनुबंध हस्ताक्षर किया है। ALH MK3 को लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले भी मॉरिशस से हमारा 2 और हेलीकॉप्टर्स या फिर 2 और डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर हस्ताक्षर हो चुका है। ALH, DO228 और ALH को लेके हमारे बीच अनुबंध पहले ही हो चुका है, यानी कि पहले ALH और DO228 विमान मॉरिशस को ऑलरेडी दिया जा चुका है भारत के द्वारा। चूँकि भारत अब अपनी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रहा है, तो वो अन्य देशों के साथ एक बेहतर डिफेंस संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है और मॉरिशस हमारा अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखता है भारत के साथ। तो इसको लेके अभी ALH MK3 को लेके एक अनुबंध साइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉरिशस इंडियन ओशियन में एक बेहतर स्थान रखता है और इंडियन ओशियन की जो भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक जो रणनीति भारत बनाता है, उसको लेके भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है।
अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी को किस उच्च न्यायालय ने दो बहनों रेणुका सिंधे और सीमा गावित को दी गई मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है कि जो दो बहनें रेणुका सिंधे और सीमा गावित को मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये मैं बता दूं कि ये 1996 का एक केस है जिसके तहत दो बहनों ने मिलकर कम से कम 13 बच्चों का अपहरण किया था, जिसमें से 5 का उन लोगों ने मर्डर कर दिया था। तो उसको लेकर एक काफ़ी डिबेट का विषय आया था कि 1996 में उनके ऊपर केस चल रहा था और पहले उनको फांसी की सज़ा दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दायर की, जिसके जो हमारा मर्सी पिटीशन आप भी जानते होंगे कि आर्टिकल 72 के तहत हमारा जो प्रेसिडेंट के पावर के अंतर्गत आता है मर्सी पिटीशन, जो हम प्रेसिडेंट से क्षमा याचना की गुहार लगाते हैं, परंतु वहाँ से भी इनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी गई थी। तो अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने ये बात रखते हुए कहा है कि चूँकि इन लोगों ने 25 साल से ऑलरेडी सज़ा ये काट रहे हैं, ये जेल में हैं, तो एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। यानी कि पहले जो हमारे इंडियन कानून के हिसाब से जो 25 साल की मैक्सिमम सज़ा मानी जाती है, जो हमारी उम्र कैद की सज़ा होती है, तो जब वो लोग 25 साल से ऑलरेडी सज़ा काट रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने अपनी एक अपराध के लिए जो सज़ा मिलनी चाहिए वो पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें फांसी की सज़ा दोबारा कैसे दी जा सकती है। चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो सज़ा थी वो फांसी की सज़ा से कम करके उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस विधानसभा के 12 विधायक अपने 1 वर्ष के निलंबन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र के विधायकों का एक वो है कि क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि महाराष्ट्र की विधानसभा में 12 विधायकों के खिलाफ एक निलंबन प्रस्ताव पास किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा गया कि पीठासीन अधिकारी जो महाराष्ट्र के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव जी हैं, भास्कर जाधव, उनके खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया इन 12 विधायकों पर, जिसके तहत जो है इन सभी 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित किया गया। परंतु और इसके खिलाफ वो लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जो हमारा पीठासीन अधिकारी होता है वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए विधायकों को निलंबित कर सके। तो इसके खिलाफ एक सर्वोच्च न्यायालय में भी बात रखी गई है। तो चूँकि ये एक पॉलिटी का एक गंभीर विषय है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। एमएलएज़ के विशेषाधिकार विधानसभा में और एमएलएज़ एमपीज़ के जो विशेषाधिकार संबंधी जो कानून होते हैं, जो हमारा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसके रिलेटेड जो भी कानून होते हैं वो सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो उस पर प्लीज़ फोकस करिएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2020 के पुरुष एकल फाइनल में कहा कि खिलाड़ी को हराकर पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। तो ये सिंगापुर के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन 20 साल के हैं, जिन्होंने अभी बैडमिंटन खिलाड़ी इंडियन ओपन 2022 का पुरुष एकल फाइनल जीता है। सिंगापुर की लोह किन यू को हराकर इन्होंने पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पर चूँकि हमारे वनडे एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीएस के एग्ज़ाम में भी, तो इसलिए ये क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अडानी पावर के सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अडानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शेर सिंह दी ख्यालिया। इनको अडानी पावर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है? बंगाल और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी का अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका जवाब है जापान। बंगाल की खाड़ी में जापान और इंडिया के बीच जो है समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज का आरंभ किया गया है, आयोजन किया गया है। वैसे तो इंडिया के कई देशों के साथ हमेशा जो है
एक क्या बोलते हैं, समुद्री साझेदारी अभियान होता रहता है। कभी नौसेना को लेकर, कभी आर्मी को लेकर, कभी एयरफोर्स को लेकर कई एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जैसे नसीम अल बहर नसीम नसीम अल बहर जो हमारी ओमान और इंडिया के बीच में की जाती है। किसके बीच में? जो हमारी ओमान और इंडिया के बीच में की जाती है। इसी तरह हमारी ई कुवेरिन ई कुवेरिन इकुवेरिन जो है हमारी मालदीव और इंडिया के बीच में की जाती है। किस किस देश के बीच में? मालदीव और इंडिया के बीच में की जाती है। ठीक है। इसी तरह हमारी जो है गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति हमारी की जाती है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। किसके किसके बीच में? गरुड़ शक्ति जो हमारी की जाती है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच में की जाती है। ठीक इसी तरह जो है हमारी कौन सी डेजर्ट वॉरियर हमारी की जाती है, जो हमारी अगेन इजिप्ट और इंडिया के बीच में की जाती है। इजिप्ट और इंडिया के बीच में, यानी कि किसके किसके बीच में? मिस्र और इंडिया के बीच में डेजर्ट वॉरियर की जाती है। इसी तरह और भी एक्सरसाइजेज हैं जो हमेशा इंडिया अलग अलग देशों के साथ करता रहता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में और वनडे एग्ज़ाम में। लगभग पीसीएस के एग्ज़ाम में तो आपका एक फिक्स पैटर्न होता है कि आपके एक्सरसाइजेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स में भी हमको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर टेट, सीटेट के एग्ज़ाम में भी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इस पर प्लीज़ ज़रा फोकस करिएगा। इसके अलावा भी और भी देश है जिनके साथ मैंने नहीं बताया, उसको भी देखने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा। एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा, जिसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? बॉम्बे में, यानी कि मुंबई। जो करंट हमारा मुंबई है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है कि एएफसी महिला जो विश्व कप है वो। और हमारा इस साल का जो हमारा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, वो भी भारत में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है अक्टूबर में 2022 में। यानी कि 2022 में दो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, एक तो एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप और दूसरा क्या हो रहा है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी 2022 में भारत में ही ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में किसे यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट मेत्सोला। इसे रॉबर्ट मेत्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। माना उरु मनबड़ी कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? माना उरु मनबड़ी कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जवाब है तेलंगाना सरकार के द्वारा माना उरु मनबड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम मेनली है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे बेसिक लेवल पे जो हमारा शुरुआती एक हमारा एजेंडा है कि जिसके तहत हमें कितने लोगों को लाभ मिल सकता है। एक मिनट, सॉरी। जिसके तहत जो हमारा शुरुआती एजेंडा है कि जिसके तहत हमें कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, 19.84 लाख बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। 19.84 लाख बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। माना उरु मनबड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, डेनियल ओर्टेगा ने
कौन से कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उन्होंने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हमें दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे देश का प्रधानमंत्री कौन बना ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि कभी कभी पीसीएस वगैरह के पेपर में या फिर वनडे एग्ज़ाम्स के पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इस देश के राष्ट्रपति अभी कौन है, या फिर जो नया अपॉइंट होता है वो भी पूछ लिया जाता है कि हाँ इस देश के अभी करंट में कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं। खासकर जब जिस देश से भारत के रिलेशन अच्छे होते हैं या फिर हमारे देश के पीएम या विदेश मंत्री नए विजिट पर वहाँ गए होते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, तो ये ध्यान देने की बात है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा की स्थापना किसने की? हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डूरंड रेखा की स्थापना 1893 में की गई थी। ठीक है, 1893 में अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में की गई थी। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि जो पहले का ये जो पाकिस्तान का एरिया था, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये पाकिस्तान का एरिया दिख रहा है, ये पहले ब्रिटिश इंडिया में इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे जब रेखा बनाई गई थी तो इस एरिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1893 में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई थी, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जो आमिर अब्दुल्ला रहमान की उपस्थिति में बनाई गई थी। डूरंड रेखा की स्थापना किसने की थी? आमिर अब्दुल्ला रहमान ने की थी। ठीक है, करंट में ये टॉपिक हमारा करंट में क्यों आया है, क्योंकि ये तो हमें लग रहा होगा ना कि पुराना टॉपिक है, इसे हम करंट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो करंट में इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही डूरंड रेखा के आसपास जो निर्जातीय लोग रहते थे, वहाँ के जो जनजातीय लोग रहते थे, वहाँ के जो बेसिक लोग रहते थे, उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उखाड़ के फेंक दिए थे। और ये थोड़ा बहुत काम शायद तालिबानियों का था कि उन्होंने सपोर्ट किया, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे कई डिबेट्स चलते रहते हैं। बट मेन टॉपिक ये था कि वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उखाड़ के फेंक दिए गए थे। और अभी करंट में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ, किसने कौन? मोईद यूसुफ जो अफ़गानिस्तान के विजिट पे जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी क्योंकि उनके खिलाफ़ अफ़गानिस्तान में एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी कि वो अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ एक विवाद का विषय था जिसकी वजह से ये टॉपिक करंट में रहा। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्यक्तिगत कॉर्पस निर्भया कोष की स्थापना की? ठीक है, तो इसका पहले तो मैं बता दूं कि इसका आंसर 2013 है। ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी कि एक जो निर्भया फ़ंड की स्थापना, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि निर्भया फ़ंड की स्थापना की गई थी 2013 में, जब ये निर्भया केस काफ़ी विवाद में था। तो उसके बाद निर्भया कोष की स्थापना की गई थी 1000 करोड़ के अमाउंट के साथ, नहीं सॉरी 100 करोड़ के अमाउंट के साथ, 100 करोड़ के अमाउंट के साथ निर्भया फंड की स्थापना की गई थी, जो एक नॉन लैप्सेबल खाता है, जिस नॉन लैप्सेबल। ठीक है, और 2013 में इसकी स्थापना की गई थी और ठीक 2015 में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी, जिस जो निर्भया फंड का जो पैसा होता है उसका यूज़ वन स्टॉप सेंटर में किया जाता है। जो ये टॉपिक अब करंट में क्यों है ये आप सोच रहे होगे, तो इसमें मैं बता दूं, अभी जो विवाद का विषय है वो है मैरिटल रेप को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है कि क्या शादी के बाद होने वाला शारीरिक संबंध या फिर जो कंसेंट की एक बात आती है उसे मैरिटल रेप में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो चूँकि जो हमारी IPC 375 है, जैसा कि हम जानते हैं IPC 375 हमारे IPC 375 रेप को डिफ़ाइन करता है कि रेप के लिए क्या क्या प्रोविजंस, क्या घटना होगी कि ये माना जाएगा कि
किसी लड़की का रेप हुआ है वो हमारा IPC 375 डिफ़ाइन करता है, परंतु उसमें जो है मैरिटल रेप को लेकर कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, जो एक विवाद का विषय है। अभी अगर हम करंट की बात करें, चूँकि हम जानते हैं IPC हमारा कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है, ये अभी का बनाया हुआ नहीं है। ये तब बना था जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे। तो मैं बता दूं कि 77 ऐसे देश हैं जहाँ पे मैरिटल रेप का कानून बन चुका है, उसमें इंक्लूडिंग यूके भी एक ऐसा देश है, यानी जो ब्रिटिश हमारे यहाँ राज करते थे, यूके भी एक ऐसा देश है जो मैरिटल रेप की कंडीशन को रखता है और ये बोलता है कि शादी के बाद भी बिना कंसेंट के किया गया सेक्स मैरिटल रेप में आता है। तो एक वो विवाद का विषय है, परंतु इंडिया हमारा जो है वो 34 जो हमारे देश हैं जहाँ पे मैरिटल रेप से रिलेटेड कोई कानून नहीं है उसमें आता है। तो आई थिंक ये अब टाइम आ चुका है कि हमारा एक व्यू रखने का कि अब एक ऐसी कानून आए जो मैरिटल रेप को भी डिफ़ाइन करे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा IPC 375 का सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 IPC 375 का जो सेक्शन 2 है वो हमारा ये प्रोविज़न रखता है कि अगर लड़की 15 वर्ष से ज़्यादा है तो मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। यानी अगर लड़की 15 वर्ष से कम है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। 15 वर्ष से अगर लड़की कम है तो यानी मैरिटल रेप माना जाएगा। बट अगर 15 वर्ष से लड़की ज़्यादा की है तो ये ऑब्वियस है कि लड़के लड़के के बीच में जो संबंध बन रहा है वो मर्जी से ही बन रहा है, मैरिटल रेप का कोई प्रावधान नहीं है। तो आई थिंक ये अब टाइम आ चुका है कि उसे चेंज करना चाहिए, इस कानून को चेंज करना चाहिए। तो सबके अपने अपने इस चीज़ को लेके व्यूज़ हो सकते हैं, तो इस पे ना जाए कि मेरे व्यूज़ क्या है या फिर मैं वही पढ़ा रही हूँ जो एक नॉर्मल व्यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेवलप सोसाइटी में हैं। तो जिस तरह से हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिज़म की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो हमारी इक्विटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसके हिसाब से हमारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोग बेहतर हैं इस चीज़ को समझने के, और आई थिंक कि मैं जब एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आप एक समझदार और सेंसिटिव लोग हैं जो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद, तो एक तो मैं बता दूं यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा 25 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन का 28 तक का जो प्रोविज़न है, 25 से लेकर 28 आर्टिकल जो है हमारा वो धर्म की स्वतंत्रता पर आधारित है, जिसमें जो है भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारा यहाँ पे हम आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, 25 से 28। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया है। तो अभी कुछ ही वक्त पहले कर्नाटक के एक स्कूल से कुछ लड़कियों को, 6 लड़कियों को एक्चुअली क्लास से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। तो उनसे ये कहा गया क्योंकि हमारे ड्रेस का कोड ये नहीं है, यानी कि हमारा जो एक ड्रेस कोड जो हमारा होना चाहिए वो ये नहीं है, तो उस हिसाब से आपको हिजाब पहनने की परमिशन नहीं मिल सकती। तो उसको लेके एक विवाद रहा था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा करंट में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सूचित किया कि हाल के वर्षों में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भूख से मौत की सूचना नहीं दी गई है? तो ऐसा पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश में किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि भारत में भूख से मौत हुई है। तो मैं बता दूं, पहली चीज़ तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है ईयरली, उसमें हमारा इंडिया का 2021 में जो एक रैंक है वो 101 है, यानी कि 101, और 2020 में जो रैंक थी वो थी 94। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में जो थी 101 थी एंड 2020 में हमारी 94 रैंक थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी पीछे हैं। पर इसके साथ ही साथ हमारी सरकारें ये भी दावा करती हैं कि हमारे देश में किसी की भी मौत नहीं हुई है भूख से। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पे नहीं जा सकते हम कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, क्योंकि
जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी जो संस्थाएं ऐसा इंडेक्सेस निकालती हैं, उनके अपने दायरे होते हैं, अपने पैमाने होते हैं, जिनके आधार पर वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा देश किस नंबर पर आ रहा है। बट हमारे सरकारों के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कम्युनिटी किचन स्कीम काफ़ी बेहतर लेवल पे चलाई जा रही है। जैसे हमारा अगर हम ध्यान दें तो इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा इस समय प्रोसेस में चल रही है, जहाँ पे काफ़ी सस्ती कीमत पर हमें भोजन उपलब्ध होता है। इसी तरह ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, ये सारी चीज़ें भी भूख से लड़ने के लिए हमारी मदद करती हैं। और जो हमारा पीडीएस सिस्टम चलता है, मिड डे मील स्कीम चलती है, ये सब भी हमारी कम्युनिटी किचन स्कीम के अंतर्गत आता है। तो हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आयोग ने सिफारिश की कि दिल्ली सरकार को अपने प्रमुख देश के मेंटोर कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिए? तो ये पहली चीज़ तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है। एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि जो देश के मेंटोर कार्यक्रम है उसे बंद कर देना चाहिए, उसे स्थगित कर देना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि अभी लास्ट मंथ ही वहाँ के मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ये स्टार्ट किया था देश के मेंटोर कार्यक्रम, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर जिनको बनाया गया था वो थे सोनू सूद। ठीक है, कौन थे? सोनू सूद को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सोनू सूद को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मैं बता दूं देश के मेंटोर कार्यक्रम क्या है। देश के मेंटोर कार्यक्रम एक नया प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए कैरियर संबंधित जो भी क्वेरीज होती हैं या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए 18 से 35 साल तक के 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि वो इनके मेंटोर बने और उनको कैरियर संबंधी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मेंटोर बन रहे हैं 18 से 35 साल के लोग, उनका कोई भी मैंडेटरी आईडी प्रूफ नहीं मांगा गया है। इस ऐप के थ्रू आपका वॉलेंटरी है, आप अपना आईडी प्रूफ दें या ना दें, आप किसी भी बच्चे को चूज़ करके उसके मेंटोर बन सकते हैं और उसको पर डे 2 घंटे से 4 घंटे तक उसको कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर क्लेम किया है कि इससे लड़कियों का या फिर लड़कों का भी इन द सेम टाइम शोषण हो सकता है। कौन उनसे क्या बातें कर रहा है, मेंटली हरेसमेंट हो सकता है, फिजिकली हरेसमेंट हो सकता है, कई गलत लेवल पे उन पर गलत असर पड़ सकता है। तो उसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्वेश्चन किया है कि ये जो कार्यक्रम है उसको स्थगित किया जाए या फिर इस ऐप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ लाया जाए कि ऐसा इन सब जो सारे पक्ष हैं कि स्टूडेंट को गाइड किया जाए या ये सब जो सारे पक्ष है, सेफ्टी इशूज़, एब्यूज़ इशूज़ जो भी हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पर सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। सुगंधित पौधों की खेती पर एक जागरूकता अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। हाल ही में किसने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल एप्लीकेशन सेबी ने लॉन्च किया है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा सेबी है, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस चीज़ की स्थापना 1992 में की गई थी। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा हमारा ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया है।
इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन गर्म हवा भी लॉन्च किया जाता है हर साल गर्मियों के महीनों में, और ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के महीनों में स्टार्ट किया जाता है। बीएसएफ द्वारा ये पाक और इंडिया के बॉर्डर पर स्टार्ट किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर मैक्सिमम राजस्थान के जैसलमेर के एरिया में वहाँ पे किया जाता है। ये एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए ये ऑपरेशन सर्द हवा या ऑपरेशन गर्म हवा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? ये जो है आरबीआई ने जारी किया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक अभी करंट में आरबीआई ने जारी किया है। ठीक है, तो मार्च एक्चुअली क्या हुआ है, मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में, क्या मैं बोल रही हूँ, मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में जो है हमारा 40% इंक्रीमेंट देखा गया है डिजिटल पेमेंट में। डिजिटल पेमेंट में यानी कि 40% की इंक्रीमेंट हुई है, जिसके तहत डिजिटल भुगतान सूचकांक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 तक 40% इंक्रीमेंट हुआ है डिजिटल पेमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये पुदुचेरी में किया गया है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे? पुदुचेरी में। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है HDFC, यानी कि हमारा जो ऑप्शंस दिया है उसमें से नन ऑफ द एबव होगा, इनमें से कोई नहीं। HDFC को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994। कभी कभी जो बैंक की स्थापना जैसे LIC हो गया, HDFC हो गया, ICI, SBI या फिर RBI जैसे जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड ईयर वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा मैच द फॉलोइंग या समथिंग पीसेस वगैरह में, या फिर आपके PPSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को घोषित किया है। 16 जनवरी को क्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में अब हर साल मनाया जाएगा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है। भारतीय नौसेना और किस नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो रूसी नौसेना ने और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास स्टार्ट किया है। किसने? रूसी नौसेना ने और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है पसंदीदा UPI लाभार्थी बन गया है। ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम रघुवेंद्र तंवर है। रघुवेंद्र तंवर जी को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 19 जनवरी 2022 को NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। NDRF की स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं आपको कि NDRF की स्थापना सन 2006 में की गई थी। 2006 में NDRF की स्थापना की गई थी, और NDRF की 15 NDRF की बटालियन है जो देश की अलग अलग जगह पर स्थापित की गई हैं और अलग अलग जगह पर काम करती हैं। 2021 में पहली महिला बटालियन का निर्माण किया गया था, जिसमें 100 महिलाओं को शामिल किया गया था, यानी कि 2021 में पहली महिला नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तिथि को कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये है 16 जनवरी को भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण का जो है कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। ये जारी किया है 16 जनवरी को, क्योंकि 16 जनवरी सन 2021 को हमारा जो है पहला कोविड टीका लगाया गया था। तो 2022 में 16 जनवरी को जो है इसको
वो होने पे, 1 वर्ष पूरा होने पे जो है डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए और आगे आप मेरे साथ यूँ ही बने रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके कमेंट्स हों उसे ज़रूर दीजिए। आपके जो भी व्यू हों उसे हम ज़रूर आगे आने वाले सेशंस में शामिल करेंगे। और आपको जैसा भी लगे, अच्छा बुरा जो भी लगे, प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।